हेलो बच्चों। तो आज हम लोग जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल्स एंड कैलकुलेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का ही टॉपिक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो जो लोगों ने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है, पहले वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे और स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स पढ़ेंगे। स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि मैं आज ऑक्टाहेड्रल डिस्कस करूंगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल्स एंड कैलकुलेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। हेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। ये वाला पोर्शन आज हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखें कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होता है। तो उसके लिए जो मैंने पहले स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल बता दी थी आप लोगों को, वो एक बार पहले रिकैप कर लेते हैं, क्विक रिकैप कि स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल कैसे होती है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। कि अभी ये इंडिपेंडेंट मेटल है, इसके पास ग्राउंड स्टेट में है। अभी ये मेटल कैसी है, अपनी ग्राउंड स्टेट में, अभी लिगेंड इसके पास नहीं आए हैं। तो ये सारी की सारी जो डी ऑर्बिटल्स होती हैं, 5 डी ऑर्बिटल्स होती हैं, वो अपनी डी जनरेट फॉर्म में होती हैं और ग्राउंड स्टेट में। लेकिन जैसे ही लिगेंड इसके पास आना शुरू करते हैं तो सारे के सारी ऑर्बिटल्स जो है वो एक्साइटेड हो जाती हैं, मतलब उनकी एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाती है, ठीक है। तो जब उनके लिगेंड उनके कॉन्टैक्ट में आने शुरू होते हैं तब वो एक्साइटेड स्टेट में चली जाती हैं, लेकिन अभी भी वो डी जनरेट रहती हैं। डी जनरेट का मीन्स सभी की एनर्जी सेम ही रहती है। लेकिन एज द लिगेंड जब उनके बहुत ज़्यादा पास आ जाते हैं तो वो वाली ऑर्बिटल्स मेटल की जो कि एक्सिस पर प्रेजेंट होती हैं, तो वो उनकी एनर्जी तो बढ़ जाती है ज़्यादा। और वो ऑर्बिटल जो प्लेन्स में प्रेजेंट होती हैं तो एक्साइटेड स्टेट में टोटल जितनी एनर्जी बढ़ी है वही 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो एक्सिस वाली ऑर्बिटल्स की एनर्जी तो बढ़ जाती है और प्लेन्स वाली ऑर्बिटल्स की एनर्जी थोड़ी कम हो जाती है। इसे बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो इसमें डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर वाली ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्यों बढ़ी, क्योंकि ये एक्सिस पर प्रेजेंट होती हैं और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो लिगेंड्स आते हैं वो एक्सिस की साइड से आते हैं। तो एक्सिस की साइड से आते हैं, इसलिए जो ऑर्बिटल्स एक्सिस पर प्रेजेंट है उनकी एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाती है। और जो ऑर्बिटल्स प्लेन्स में प्रेजेंट है लिगेंड उनसे तो थोड़ा दूर रहते हैं। भाई मान लो लिगेंड यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है लिगेंड, और एक्सिस वाली ऑर्बिटल तो डायरेक्ट उसके कांटेक्ट में आती है, लेकिन जो प्लेन्स वाली ऑर्बिटल होती हैं वो लिगेंड से दूर रहती हैं, इसलिए उनके वाले इलेक्ट्रॉन्स पर रिपल्सन कम लगता है और उनकी एनर्जी थोड़ी कम हो जाती है। तो ये तो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग का मतलब है, मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वो कहाँ पर जाएगा। तो आप इसमें सारे कौन कौन से रूल्स फॉलो करने हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग में जो सबसे पहला रूल होता है कि ये हमें हमेशा पता होता है कि इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज ऑक्यूपाई द ऑर्बिटल ऑफ लोअर एनर्जी। लोअर एनर्जी की ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे। तो जैसे यहाँ पर है तो आपको क्या दिख रहा है कि जो T2G वाली ऑर्बिटल्स हैं वो लोअर एनर्जी पर है, तो हमेशा पहले ये वाली फिल होंगी। और अगर इन दोनों की ऑर्बिटल्स की एनर्जी में ज़्यादा गैप ना हो, सबसे पहले मान लो 3 इलेक्ट्रॉन्स डालने, तो 1 2 3 इसमें जाएगा। अब 4th इलेक्ट्रॉन डालने के लिए ही रूल है कि 4th इलेक्ट्रॉन जो वो ऊपर जाएगा या नीचे ही रहेगा। तो इसमें 2 केस बनते हैं, कुछ केस हैं जिनमें नीचे ही रहते हैं और कुछ केस हैं जिसमें ऊपर रहते हैं। वो कौन से केस हैं? तो सबसे पहले तो आपको ये लिखना है सभी के लिए, दोनों में जो कॉमन पॉइंट्स है। पहला पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन विल प्रेफर टू ऑक्यूपाई द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल ऑफ लोअर एनर्जी। लोअर एनर्जी की ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हमेशा जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात कि वो हुन्स रूल को फॉलो करेंगे। हुन्स रूल को फॉलो करने का मतलब है कि लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन जाएंगे और पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक कि सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं चला जाता, ठीक है। अब देखो उसके बाद में दूसरा केस जो है कि इलेक्ट्रॉन, मान लो कि यहाँ पर D1 का केस है। D1 में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मान लो D में एक इलेक्ट्रॉन है अगर किसी मेटल में, तो वो यहाँ पर रहेगा, एक्साइटेड स्टेट में भी यहीं पर रहेगा। लेकिन जब स्प्लिटिंग हो जाएगी तब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा, ठीक है। अब दूसरा केस, अगर मान लीजिए किसी मेटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो यहाँ पर रहेंगे और फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन भी नीचे वाली ऑर्बिटल में चला जाएगा। अब अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो यहाँ रहेंगे, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन भी यहाँ जाएगा। अब जो 4th इलेक्ट्रॉन है, मान लो किसी मेटल के पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो यहाँ पर जाएंगे। अब यहाँ पर 2 केस हो सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन नीचे जाए या फिर ये भी हो सकता है कि अगर ये एनर्जी गैप कम है तो वो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाए। तो यहाँ पर ये 2 केस बनते हैं कि पेयरिंग होगी। अगर इलेक्ट्रॉन नीचे ही जाता है तो मैं बोलूँगी पेयरिंग हो जाएगी, और अगर पेयर इलेक्ट्रॉन नीचे नहीं जाता है ऊपर जाता है तो मैं बोलूँगी पेयरिंग नहीं होगी। तो ये किस पर डिपेंड करेगा कि पेयरिंग होगी या नहीं होगा? इट विल डिपेंड, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर एनर्जी में जाता है। तो अगर बेटा पेयरिंग एनर्जी इज लेस देन DQ,
ठीक है, या मैं ऐसे लिख देती हूँ कि डी क्यू 10 डी क्यू जो गैप है, 10 डी क्यू वाला जो गैप है, इफ इट इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, तो फिर जो एनर्जी कम है इलेक्ट्रॉन वहां पे रहेगा। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयरिंग नहीं होगी। पेयरिंग एनर्जी अगर ज़्यादा है तो पेयरिंग नहीं होगी। पेयरिंग नहीं होगी का मतलब इलेक्ट्रॉन ऊपर नेक्स्ट लेवल में चला जाएगा ईजी में। और अगर 10 डी क्यू इज मोर देन पेयरिंग एनर्जी, इस बार कौन सी एनर्जी कम है? पेयरिंग एनर्जी कम है। तो पेयरिंग एनर्जी अगर कम है तो पेयरिंग हो जाएगी। जो वाली एनर्जी बेटा लोअर स्टेट में होगी, जो एनर्जी लोअर होगी वही काम होगा। इसका मतलब अगर पेयरिंग एनर्जी कम है तो पेयरिंग होगी, और अगर पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है तो पेयरिंग नहीं होगी। यही देखना है। तो अगर फोर्थ इलेक्ट्रॉन में अगर पेयरिंग एनर्जी कम है तो पेयरिंग हो जाएगी, है ना। तो कौन सा वाला केस लगेगा? ये वाला। पेयरिंग एनर्जी अगर 10 डी क्यू इज़ मोर देन पेयरिंग एनर्जी तो फिर पेयरिंग हो जाएगी, और अगर पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है और 10 डी क्यू कम है तो पेयरिंग नहीं होगी। बस आपको ये ध्यान रखना है क्या, इफ़ पेयरिंग एनर्जी इज़ लेसर तो पेयरिंग विल टेक प्लेस, तो फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे ही रहेगा, इसमें चला जाएगा T2G में। और अगर पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है तो पेयरिंग नहीं होगी और तब इलेक्ट्रॉन ऊपर EG स्टेट में चला जाएगा। ये बात समझ में आ गई? तो इसके लिए केसेस बनते हैं। तो मैं आपको पहले इसके नोट्स बता देती हूँ कैसे करना है। देखो, क्रिस्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल। तो आप कैसे लिखोगे कि सबसे पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन प्रिफर टू ऑक्यूपाई द ऑर्बिटल्स ऑफ लोअर एनर्जी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि हुंड्स रूल विल बी फॉलोड। हुंड रूल जो हम लोग 11 से पढ़ते आ रहे हैं वो फॉलो होगा। उसके बाद में इफ़ द एनर्जी टू प्लेस एन इलेक्ट्रॉन इन अपर EG लेवल इज ग्रेटर देन द पेयरिंग एनर्जी, मतलब यहाँ पर ऊपर इलेक्ट्रॉन जाने वाली एनर्जी ज़्यादा है और पेयरिंग एनर्जी कम है, तो कैसे लिखूंगी? इन द लोअर T2G लेवल, तो 10 DQ इज मोर देन पेयरिंग एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन विल पेयर अप, तब वो इलेक्ट्रॉन पेयर अप कर जाएंगे T2G लेवल में, यहाँ पर आकर पेयर अप कर जाएंगे। दूसरा केस क्या होगा? एंड इफ द एनर्जी टू प्लेस इलेक्ट्रॉन इन अपर EG लेवल इज लेस देन द पेयरिंग एनर्जी, इस बार पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है देखो, और ऊपर जाने वाली एनर्जी कम है इन लोअर T2G लेवल से, तो क्या होगा? देखो 10 DQ इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, तो पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है तो पेयरिंग नहीं होगी, तो द इलेक्ट्रॉन विल ऑक्यूपाई द EG ऑर्बिटल, तब इलेक्ट्रॉन ऊपर EG में चला जाएगा एंड नो पेयरिंग विल अकर, तब उस समय पेयरिंग नहीं होगी। समझ में आ गया? तो ये करना है। तो अब ऐसा कब होता है बेटा? ऐसा कब होता है कि पेयरिंग एनर्जी कब ज़्यादा होती है और कब कम होती है? इट विल डिपेंड कि जो एनर्जी गैप है, देखो वो एनर्जी गैप बेटा दो तरह का हो सकता है। मैं एक डायग्राम बनाती हूँ, यहाँ पर मैं डायरेक्ट एक्साइटेड स्टेट वाला डायग्राम बना रही हूँ जिसमें ऑर्बिटल मेरी डीजेनरेट, मतलब स्टेप 2 बनाती हूँ मैं यहाँ पर। स्टेप 2 में मतलब इलेक्ट्रॉन जो हमारी डी ऑर्बिटल है वो एक्साइटेड स्टेट में है और डीजेनरेट स्टेट में है, ठीक है, डीजेनरेट स्टेट में। अब इसमें ये हो सकता है कि ये जो एनर्जी गैप है, या तो वो एनर्जी गैप ज़्यादा हो, देखो मैंने इसमें इतना बनाया है, तो ये जो बीच का जो गैप है वो एनर्जी गैप ज़्यादा है T2G और EG के बीच में, या फिर ये भी हो सकता है कि एनर्जी गैप छोटा हो, ज़्यादा ना हो। देखो अब मैंने ये कम बनाया ना, ये देखो ऐसे, तो ये जो एनर्जी गैप है ये ज़्यादा नहीं है, लार्ज नहीं है, स्मॉल है, स्मॉल एनर्जी गैप। इसे क्या बोलोगे? स्मॉल एनर्जी गैप। और इसको क्या बोलूँगी मैं? लार्ज एनर्जी गैप। अब ये किस पे डिपेंड करेगा कि एनर्जी गैप जो वो लार्ज है या स्मॉल है? ये डिपेंड करेगा लिगेंड के ऊपर, क्योंकि लिगेंड जब आते हैं तभी तो क्रिस्टल फील्ड, मतलब ये जो डी ऑर्बिटल है उसमें स्प्लिटिंग हो जाती है, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। तो लिगेंड जो है वो कैसा रिपल्सिव इंट्रैक्शन जनरेट कर रहे हैं। अगर लिगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग रिपल्सन जनरेट करते हैं, स्ट्रॉन्ग, क्योंकि लिगेंड जब लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और मेटल के इलेक्ट्रॉन इन्हीं में तो रिपल्सन हो रहा है, और इस रिपल्सन की वजह से ही जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो स्प्लिट हुई हैं। तो लिगेंड अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिपल्सन जनरेट करेंगे तो ये एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और ऐसे लिगेंड्स जो स्ट्रॉन्ग या ज़्यादा रिपल्सन जनरेट करते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के क्या इसमें क्या होगा बेटा? एनर्जी गैप हाई होगा। और अगर लिगेंड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिपल्सन जनरेट नहीं कर पा रहे हैं वो वीक फील्ड लिगेंड कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? वीक फील्ड लिगेंड। उसका एक टेबल होता है पूरा, केमिकल सीरीज कहलाती है वो, तो वो टेबल हम अलग से करेंगे। अभी आप यहाँ पर इतना समझो कि व्हाट आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स और व्हाट आर वीक फील्ड लिगेंड। द लिगेंड्स विच जनरेट स्ट्रॉन्ग रिपल्सन और तब द एनर्जी गैप बिटवीन द EG एंड T2G लेवल इज लार्ज,
और अगर स्ट्रॉन्ग दे आर वो वीक फील्ड लिगेंड है तो फिर जो एनर्जी गैप है वो कम होता है, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, तो अब इसमें दो केस बन गए। तो यहाँ पर आप देखो अगर एनर्जी गैप ज़्यादा है और अगर D1 2 3 4 D4 का केस मैं लेती हूँ तो एक इलेक्ट्रॉन 1 D4 में देखो 1 2 3 पहले भी 3 भर देती हूँ, इसमें भी 3 नीचे चले जाएंगे। लेकिन जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है तो इसमें एनर्जी गैप ज़्यादा होने की वजह से नीचे ही रह जाएगा, ठीक है। फिर 4, फिर फिफ्थ वाला इलेक्ट्रॉन अगर 5 इलेक्ट्रॉन है किसी मेटल में तो वो भी नीचे जाएगा, और अगर किसी में 6 इलेक्ट्रॉन है तो वो भी नीचे ही जाएगा। तो जब तक के सारे T2G ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल नहीं हो जाते तब तक सारे इलेक्ट्रॉन पेयर अप होते रहेंगे। तो इस समय पेयरिंग एनर्जी कम है, किससे? 10dq से। तो इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स पेयरिंग एनर्जी इज लेस, इस वजह से पेयरिंग हो जाती है, ठीक है ना। और अगर यहाँ पर आ जाती हूँ मैं वीक फील्ड के केस में, क्या होगा बेटा? वीक फील्ड के केस में 1 2 3, अब फोर्थ वाला इलेक्ट्रॉन, तो जो फोर्थ वाला इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर चला जाएगा क्योंकि एनर्जी गैप ज़्यादा नहीं है। तो इस समय पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होगी। पेयरिंग एनर्जी किससे ज़्यादा होगी? 10dq से। तो इस बार क्या कम है? ऊपर जाने वाली एनर्जी कम है। ऊपर जाने वाली एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। हमेशा ध्यान रखो, इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई द लेवल ऑफ ऑर्बिटल, वाली ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करेगा विच विल हैव द लेसर एनर्जी। तो 10dq की एनर्जी इस समय कम है पेयरिंग एनर्जी से, इसलिए पेयरिंग नहीं होगी। तो जो वाली एनर्जी कम होती है हमेशा इलेक्ट्रॉन वही वाली ऑर्बिटल में प्रेफर करते हैं ऑक्यूपाई होना, ठीक है। तो ये अब इलेक्ट्रॉन फोर्थ इलेक्ट्रॉन अगर 5 इलेक्ट्रॉन तो वो भी यहाँ पर जाएगा। अब 6th इलेक्ट्रॉन जब आएगा तब फिर वो नीचे पेयरिंग होना शुरू होगी। तो इसमें 6th इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग शुरू होगी और इसमें 4th इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग शुरू हो जाएगी। समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड दो केसेस बनते हैं, ठीक है। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल्स इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, तो पहले हम ये बताएंगे, पहले तो ये रूल्स लिख देंगे। रूल्स क्या क्या हैं कि इलेक्ट्रॉन विल ऑक्यूपाई ऑलवेज द लोअर एनर्जी लेवल, वो वाली ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करेंगे जिसमें लोअर एनर्जी होनी चाहिए। दूसरा, दे विल ऑलवेज फॉलो द हुंड्स रूल। हुंड ने ये बताया था कि लोअर एनर्जी ऑक्यूपाई होनी चाहिए और पेयरिंग तब तक नहीं होती है जब तक कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ये हम कर लेंगे। डीजेनरेट का ऑर्बिटल का मतलब है सेम एनर्जी की ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होती हैं। फिर इफ द एनर्जी टू टेक प्लेस एन इलेक्ट्रॉन इन अपर ईजी लेवल इज ग्रेटर देन द पेयरिंग एनर्जी, दो केस बनानी है ना। अगर पेयरिंग एनर्जी कम है और ईजी की एनर्जी ज़्यादा है तो क्या होगा? पेयरिंग द इलेक्ट्रॉन विल पेयर अप इन T2G लेवल, तब तो वो पेयर कर जाएगा। और इफ़ एनर्जी इज वाइसा वर्सा है कि अगर ऊपर जाने वाली एनर्जी ज़्यादा है और नीचे पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है और 10dq वाली एनर्जी कम है तो पेयरिंग नहीं होगी, इट विल नॉट हैपन, ठीक है। तो वो कब होता है? स्ट्रॉन्ग, तो फिर दो केस बना लो, स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड केसेस। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में क्या होता है? इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स कॉज हाई डिग्री ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स। तो वो हाई डिग्री का मतलब है ज़्यादा एनर्जी गैप के साथ वो स्प्लिटिंग कर देते हैं d ऑर्बिटल्स की। एंड द एनर्जी गैप बिटवीन द T2G एंड EG ऑर्बिटल्स इज लार्ज, है ना। तो इसकी वजह से T2G और EG के बीच में, ये जो मैंने भी यहाँ बनाया ये आप लोग ऐसे ही बनाकर दिखा दोगे, तो T2G और EG के बीच का जो एनर्जी गैप है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, लार्ज हो जाता है। एंड 10dq इज़ मोर देन पेयरिंग एनर्जी, सो द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर। तो पेयरिंग एनर्जी कम है ना इसमें, तो इसलिए पेयरिंग हो जाएगी। पेयरिंग अकर्स फर्स्ट इन द T2G ऑर्बिटल एंड देन फिलिंग ऑफ EG ऑर्बिटल टेक्स प्लेस, ठीक है। उसके बाद मैं दूसरा बता दोगे, वाइल इन वीक फील्ड केसेस, अगर वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स है, वीक फील्ड लिगेंड आ रहा है सॉरी, तो क्या होगा? एक मिनट बेटा। तो अगर वीक फील्ड लिगेंड आ रहा है तो क्या होगा? देखो, वाइल इन वीक फील्ड लिगेंड्स कॉज स्मॉल डिग्री ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल, सो द पेयरिंग विल नॉट टेक प्लेस, तब उस समय पेयरिंग नहीं होगी, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर तुमको क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी के बारे में बताऊंगी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस।